देखिए इसमें इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए। क्या कीजिए? जांच कीजिए। हमें क्या जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं हमने क्या पढ़ी थी, 1 2 3 जो गिनती की संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 अब तो अनंत तक। और n के लिए इसका मतलब किसी के लिए भी 1 2 3 4 इनमें से कोई सा भी के लिए संख्या 6 की घात जो n है, संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। 6 की घात जो n है वो शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी, इसकी हमें जांच करनी है। इसकी हमें क्या करनी है? जांच करनी है। तो देखिएगा अभी नहीं पता हमें कि हाँ होगा, शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। तो उसके लिए देखिएगा मान के चलिए, पहले कंसीडर कीजिएगा, मानिएगा कि माना ये क्या है, 6 की घात जो n है वो अंक शून्य पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो मान के चलिए, माना 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा मान के चले 6 की घात n, n जो दिया हुआ n क्या है, n के लिए बोल रहा है कि क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब 6 की घात n का मतलब है कि देखिएगा 6 की घात जो n है ना, इस n का मतलब क्या है, n तो प्राकृतिक संख्या है। मतलब 6 की घात क्या हो सकता है, 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है ना। अब 6 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 6। अब 6 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 6 गुणा 2 होगा। 6 घात 2 का मतलब क्या होता है, 6 की घात 2 का मतलब है 6 गुणा 6, 2 बार होगा। तो 6 जगह कितना होता है, ठीक है ना, कितना होता है। और 6 की घात अगर 3 की बात करें तो 6 की घात 3 का मतलब है 6 गुणा 6 गुणा 6। तो इसका मतलब इन तीनों को गुणा कीजिएगा तो याद देखिएगा 6 जगह 36 हो गया। अब गुणा फिर एक और 6 है तो 6 जगह 36 कितना 6 और आसु 3 6 कितना हो गया 18, 18 तो सॉरी 3 21 216। तो यहां देखिएगा अगर 6 की घात हम 4 की भी अगर बात करें तो इसका मतलब है 216 को फिर एक और 6 से गुणा कर दें। एक और 6 से गुणा करेंगे तो यहां देखिएगा इसका मतलब लास्ट में 216 और गुणा अगर हम 6 करें तो क्या आएगा, देखिएगा लास्ट में इकाई के अंक की अगर बात करें तो 6 जगह कितना हो रहा है 36, फिर इकाई का अंक तो 6 ही आएगा। यहां प्रारंभ से देखें अगर हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा तो हर एक की इकाई का अंक क्या बन रहा है, 0 बन रहा है कहीं। ये वही बोल रहा है कि हमें जांच करनी है कि जो 6 की घात n मतलब किसी भी संख्या के लिए अगर आप n का मान कुछ भी रखें तो वो अंक मतलब इकाई का जो अंक है वो क्या आना चाहिए, 0। तो क्या तुम्हें लग रहा है आएगा, नहीं आएगा। अब हम कितना भी रखें तो देखिएगा लास्ट में हर एक में 6 तो आ ही रहा है। हमने 4 कर दिए तो चारों में से देखिएगा क्या आ रहा है, आगे भी ऐसे ही करेंगे तो फिर 6 से फिर एक और 6 से गुणा करेंगे फिर 6 जगह 36 होगा, 36 का 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 6 पर ही खत्म हो रहा है, वो 6 पर खत्म हो रहा है, 0 पर वो नहीं हो रहा है, पर इतने से नहीं चलेगा। अब कुछ नियम आपको लगाने पड़ेंगे। तो देखिए हमने क्या कहा पहले कि मान के चलिए, हाँ सपोज माना, अभी कंफर्म नहीं है, मान के चलिए कि क्या है वो 0 पर समाप्त हो रहा है। अब 0 पर जो संख्या समाप्त होती है तो कुछ नियम बताए थे मैंने, अगर कोई संख्या इकाई का जो अंक है अगर 0 है तो वो किसी से विभाजित होता है विभाजित, ठीक है ना। किससे विभाजित होता है, 5 से होता है और 2 से होता है। तो इसका मतलब है यदि क्या होगा, यदि इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 2 और
5 से विभाजित होगी। वो किससे विभाजित होगी भाई? 2 और 5 से, क्योंकि लास्ट में अगर क्या है, शून्य है इकाई का अंक। अब ये बोल रहे जांच करना शून्य है, तो हम शून्य को ही लेके चलेंगे। तो इसका मतलब है शून्य को लेके चलेंगे तो वो 2 और 5 से क्या होना चाहिए? विभाजित। तो अब उस संख्या के गुणनखंड बनाने हैं, उस संख्या के गुणनखंड बनाना है। संख्या हमारे पास क्या है? 6 की घात n है, तो n का मतलब है जो संख्या वो 6 है फिलहाल। तो इसका मतलब 6 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 3। तो यहां देखेगा कि वो अगर शून्य आता इकाई का अंक, तो इसका मतलब क्या है? 2 और 5 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। 2 और 5, तो 2 और 5 यहां भी आने चाहिए। आ रहे हैं यहाँ? 2 तो आ रहा है, 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो देखिएगा क्या लिखेंगे? 2 संख्या 6 का अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन 5 संख्या 6 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। तो देखिएगा अंतिम में जब 0 अगर होगा तो 0 संभव तभी है इसका कि जब क्या होगा? उसका 5 गुणनखंड होना चाहिए। 5 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन 5 तो इसका गुणनखंड नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? हम अब कह सकते हैं कि अंतिम अंक क्या है? शून्य नहीं हो सकता है। तो अतः क्या लिख सकते हैं? अतः जो क्या है? 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना? शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब हमने संख्याओं को रख के यहां भी देखा और यहां देखा तो यहां भी तो नहीं आ रहा है, अंतिम में तो 6 आ रहा है। हाँ, अगर ऐसा बोलता कि अंतिम में 6 पर समाप्त होती है तो 6 के लिए इसका मतलब गुणनखंड बनाते तो 2 और 3 ही तो चाहिए भाई। तो वो आ रहे हैं, इसका मतलब वो बन रहा है। लेकिन समस्या 5 की है भाई। इसका मतलब 5 तो विभाजित होना चाहिए ना, उसका गुणनखंड आना चाहिए, जो कि है नहीं। ठीक है ना? तो समझ में आया? इसके बाद देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 6 है। इसमें दिया हुआ व्याख्या कीजिए कि 7 गुना, एक तो दिया हुआ है क्या? कितना? 7 गुना 11 गुना 13 धन 13। एक ये है और एक और दूसरा भी है। दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 धन 5। तो ये बोल रहा है कि ये जो संख्या है, हमें ये व्याख्या करनी है, ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। क्या है? भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। हमने पीछे पढ़ा था, भाज्य और अभाज्य पढ़े थे। भाज्य संख्याओं का मतलब है कि हम कब बोलेंगे कि वो संख्या भाज्य है। मान के चलिए एक भाज्य संख्या हम लेते हैं, हमने लिया 6, और भी ले सकते हैं, 6 लिया मान के चलिए। इसके अभाज्य गुणनखंड बनाए तो 2 गुणा गए 3। ठीक है ना? 2 गुणा गए 3, तो इसका मतलब है ये इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो कुल मिलाकर कहें कि भाज्य संख्याएं क्या हैं? कि भाज्य संख्याएं वो हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। भाज्य संख्याएं क्या हैं? जिनके तो यहां पर भी हमें वही दिखाना है कि ये जो संख्याएं हैं इनको भाज्य क्यों कहें, कि इनके क्या होंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाने हैं? ये तीनों तो गुणा है, इसके साथ गुणा करिए, तीनों को गुणा करके जितना आएगा 13 को जोड़ दीजिएगा। 13 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर अब जो संख्या आएगी उसके अभाज्य गुणनखंड बनाने। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड अगर बनते हैं तो वो भाज्य संख्या होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो गुणा कर लीजिएगा। इसी को देखिएगा, गुणा करें तो ये हो जाएगा कितना? इन दोनों को गुणा करें तो 7 गुणा के 11, 11 77। ठीक है।
दो पहले दो को गुणा किया तो कितना आ गया 77 आ गया, और फिर गुणा कितना है इसके साथ 13, तो गुणा कर लीजिएगा 321 और 2 बचा 21 और 23, फिर 7 फिर 7, फिर यहाँ आ जाएगा 1, ये हो गया कितना 0 1 9 और ये 10। ठीक है, अब इतना तो इन तीनों को 1 2 और तीनों को गुणा करके आया, उसके साथ धन कितना है 13, इसके साथ धन 13 कर दो, धन 13, तो ये हो जाएगा 4 1 0 1, ठीक है ना, 1014 1014 1014 आ गया। ऐसे से भी कीजिएगा, इसे गुणा करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा 7 6 42, इन दोनों को मैं गुणा कर दूं। अब जहां पर 5 और 2 आते हैं तो मैंने कई बार बताया है उनको अलग कर लीजिएगा, उनको गुणा करना सिंपल होता है, 5 को 2 के साथ में लगा दूं, तो 5 और 2 को मैं एक साथ लगा दूं तो वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक तो आ गया कितना 10, मैं इसे फिलहाल सीधे अलग कर दूं, ठीक है। एक पहले वाले क्या 7 और 6 कितना हो गया 7 से क्या 42, ये तो हो गया, ठीक है ना, ये दोनों हो गए, ये 5 और 2 मैंने रख दिए, अब बचा बीच में कितना 3, ठीक है ना, 4 3 4 3 12, ठीक है ना। अब 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है, तो गुणा कर लीजिएगा इसे 12 दूना 24 का 4 और ये कितना हो जाएगा 24 2 और 12 चौको 48 और 2 50, ठीक है ना, इतना आया, लेकिन 10 भी तो बचा हुआ है अभी, अब 10 से मैं इसको गुणा कर दूंगा गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा 5040, एक जीरो पीछे आ जाएगा उसके साथ। फिर धन कितना है 5, तो 5 जोड़ दीजिएगा 5045, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 5045 5045। अब देखिएगा हमारे पास जो संख्याएं दी थे उन्हें हमने सरल कर दिया है, एक संख्या के रूप में लिख दिया। अब हमें ये बताना है कि ये भाज्य क्यों है। अब भाज्य क्यों है इसका मतलब इनके क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिएगा पहले किससे कीजिएगा 104 के, तो लास्ट में 4 है तो 2 से विभाजित होगा, 2 से होगा तो कितना 2 का पारा, इसके लिए बोलिएगा 2 पंजे 10। फिर देखिएगा फिर ध्यान दीजिएगा 2 पंजे 10 तो हो गया, फिर 1 के लिए बोलेंगे 1 में भाग नहीं जाएगा, छोटा हो गया, उसके साथ 4 मिलेंगे 14 होगा, लेकिन दो संख्याएं जब एक साथ ले रहे हैं तो पहले यहां लगेगा 0, ठीक है ना। तो अब कितना हो गया 14, अब लेंगे तो दोनों अंकों को तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और अगर बात करें अब किससे होगा भाई, 2 से तो नहीं होगा, और 3 के लिए मैंने बताया था कि अंकों का योग कीजिएगा, तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो बीच वाला तो 0 है, 5 ये है 7 ये है, 5 7 12, 3 के पारे में तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब 3 से होगा, 3 से कीजिएगा, 3 कम 3 बचेगा 2, 2 का मतलब पीछे है 0, 0 का मतलब 20, 3 6 के 18, फिर कितना बचेगा 2 और पीछे है 7, 2 और 7 मतलब 27, 3 का पारा 27 के लिए बोलिएगा, 3 9 27 169। अब 169 किससे होता है 13 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है भाई, ये 13 से ही होगा ये, तो 13 से कितना 13 बार, फिर क्या आ जाएगा 13 1। तो देखिएगा 1 0 1 4 जो इसकी अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 बना, तो अब तो हम ये बोल ही सकते हैं ना ये भाज्य है, क्यों भाज्य है, हाँ इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। ऐसे दूसरा वाला देखिएगा वो है 5045 और लास्ट में 5 है तो 5 से होगा, 5 से देखिएगा ये हो जाएगा 5 एकम 5 0 ऐसे रहेगा। अब देखिएगा पहले 4 के लिए लेंगे तो 4 के लिए क्या आएगा, देखिएगा भाग नहीं जाएगा, 5 भी लेना पड़ेगा, तो 5 लेने के लिए यहाँ पहले क्या लगाना पड़ेगा 0। अब हो गया वो कितना 45, अब 5 का पारा बोलिए ना बना, अभी हो रहा है किसी से 0 नहीं हो रहा, अभाज्य संख्या है वो क्या है अभाज्य संख्या, वो उसी से होगा, तो 1009 इसी से होगा 1। तो अब क्या हो गया 5045 के जो गुणनखंड बने वो क्या बने 5 गुणा 1009। अब देखिएगा ये क्या है, अतः क्या लिखेंगे संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इनके
अभाज्य क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हैं। ये किसके रूप में है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। विभाज्य का मतलब ही वही होता है। भाज्य संख्याओं के क्या किए जा सकते हैं? जो भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाए जा सकते हैं। और अभाज्य संख्याएं वो अपने आप ही में क्या हैं? अभाज्य हैं, उनके नहीं बनते हैं। उनका गुणनखंड एक तो एक होगा और दूसरा स्वयं होगा। ठीक है ना? तो ये कुछ इस प्रकार से है। एक और देखिएगा, फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। तो मान के चलिए, देखिएगा ऐसा कुछ एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया हुआ? एक वृत्ताकार पथ ये हमने बना दिया। ठीक है ना? रेसिंग ट्रैक है, मतलब ये रेस मारने के लिए रेसिंग ट्रैक है। आगे से दिया हुआ इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक लगाने में, और पहला है सोनिया को को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और जब दूसरा क्या है? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 12। ठीक है, कौन तेज चल रहा है? रवि तेज चल रहा ना जी। वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर दे रहा है। और इसको सोनिया को मान के चले एक फिक्स जगह पर, यहां पर मान के चले यहां से दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अब चाहे इधर की तरफ दौड़ रहे हैं, इधर की तरफ दौड़ रहे हैं, कहीं भी दौड़ रहे हैं, एक चक्कर तो इसके बाद यहां से जाएंगे तो यहीं पर पूरा होगा, यहां से जाएंगे तो यहीं पर होगा। ठीक है ना? अब सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट। अब मान के चलिए कि देखिएगा 18 मिनट में जब सोनिया यहां पर वापस, या 12 मिनट में देखिएगा, मान के इस साइड से अगर चल रहे हैं, रवि 12 मिनट में यहां पर पहुंचेगा तो सोनिया इससे पीछे रहेगी नहीं रहेगी? उसको तो 18 मिनट लग रहे ना। तो इसका मतलब आगे इससे पूछा क्या है? इसने पूछा हुआ है, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही स्थान पर एक ही समय, जैसे रेस के लिए होता ना जी, बोला जाता है गो, तो एक ही साथ दौड़ते हैं सारे। तो ऐसे ही है, बस इन दोनों को भी बोला गो। वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर एक ही दिशा में उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं और कितने समय बाद वो पुनः क्या होगा? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिएगा जरा, लॉजिक लगाओ। मान के चलिए रवि देखिएगा एक चक्कर पूरा कर रहा है, कितना? 12 मिनट में रवि के लिए देख रहे हैं। 2 चक्कर पूरा करेगा तो कितने में? ठीक है, और 3 चक्कर पूरा करेगा कितना? 36 मिनट में। ठीक है, अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें किसके लिए? सोनिया के लिए। ये किसके लिए है? ये रवि के लिए है, और ये सोनिया के लिए। अगर एक चक्र बाद की बात करें तो कितने में? 18। और 2 चक्र पूरा करेगी तो कितने? 36 होगा ना। अब यहां पर यही चीज देखिएगा, स्टार्टिंग मतलब 36 मिनट बाद, इसका मतलब 36 मिनट बाद वो यहां पर रहेगी सोनिया, और 36 मिनट बाद रवि भी वहीं पर रहेगा। रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे और सोनिया के सिर्फ 2 चक्कर होंगे। तो देखिएगा यहां पर इसका मतलब जो समय पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है? वो न्यूनतम समय है कि कम से कम कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो जहां पर ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर निकालना तो उन संख्याओं का एलसीएम।
क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए देखिएगा 18 की गुणनखंड बनाएंगे, 18 की क्या बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। आता ही है सबको? ठीक है ना। अभाज्य गुणन मैं सीधे लिख दूं? तो क्या हो जाएगा? 18 की हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6 6 दिया 18। अब 12 की मैं बात करूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 12 2 दूना 4 3 12। अब बात कर रहे हैं किसकी? एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा? पहले जोड़े बनाओ। ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। जोड़े में से एक ही आएगा और बचे हुए सारे। तो इसका मतलब है जोड़े में से एक तो 2 आ गया, एक 3, अब बचे हुए सारे। यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा। तो अब देखिएगा कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 6 3 18 और 18 दूना 36। ठीक है ना? इतने मिनट। तो इसका मतलब है कितने? 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक जो है जहां पर स्थान है वहां पर मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। ठीक है ना? तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज है, नोट कीजिएगा इसे।